नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 370 एंड 35A। जैसा कि हम जानते हैं, अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है कि 370 एक अस्थायी प्रतिबंध था, सिर्फ उसको हटा दिया गया है। अब जम्मू एंड कश्मीर में आप भी ज़मीन खरीद सकते हो और वहाँ पे रह सकते हो। तो चलो अभी चलते हैं हम पुराने इतिहास में। ये देखिए, ये है जम्मू एंड कश्मीर। तो हुआ क्या, 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने एक अध्यादेश लाकर इस जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में विभाजित कर दिया था। एक को लद्दाख बना दिया और एक को क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब चलते हैं पुराने इतिहास में। हुआ क्या कि 1947 से पहले इंडिया ना अंग्रेजों के अधीन था, हम सभी जानते हैं। तो 1947 के बाद इंडिया को धर्म के आधार पर 2 भागों में बांटा गया था। एक को पाकिस्तान बनाया गया था और एक को हिंदुस्तान बनाया गया था। इससे पहले अंग्रेजों को पता चल गया था कि मुसलमान और हिंदुओं में आपस में नहीं बन रही है, इसलिए अंग्रेजों ने अपने एक आदमी को भेजा। उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। वो 3 जून 1947 को यहाँ पे आया और उसने इंडिया में उस टाइम पे 562 रियासत होते थे और सभी के एक एक राजा होते थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे तो इंडिया जो भारत है 562 रियासत में बटा हुआ था। तो सभी रियासतों से पूछा कि आप भारत में विलय होना चाहते हो, मतलब शामिल होना चाहते हो। तो 562 रियासतों में से 559 रियासतों ने हाँ भर दिया कि हाँ, हम इंडिया के साथ शामिल होना चाहते। लेकिन 3 रियासत ऐसी थी, उसमें से कौन सी थी? एक तो ये थी आपकी जम्मू एंड कश्मीर। इसके राजा कौन होते थे? राजा हरि सिंह। दूसरी थी आपकी ये हैदराबाद और तीसरी थी आपकी जूनागढ़। इन्होंने मना कर दिया कि हम भारत के साथ शामिल नहीं होंगे, हम अपना अलग से ही राजपाट, अपना शासन चलाएंगे। लेकिन उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पटेल जी से बात किया, भाई ऐसे कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने जूनागढ़ में तो जनमत संग्रह करा दिया। जनमत संग्रह होता है कि रेफरेंडम, पब्लिक का एक साथ इकट्ठा किया, आप किसके साथ रहना चाहते हैं। तो वहाँ की जो जूनागढ़ की पब्लिक थी, उन्होंने भारत के पक्ष में वोट दिया और जूनागढ़ को भारत के साथ मिला लिया। दूसरा रहा हैदराबाद। हैदराबाद को पुलिस फोर्स बल के द्वारा शामिल कर लिया गया। रही बात तीसरी, जो यहाँ के राजा हरिचंद सिंह थे, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन इस बात का फायदा भाई पाकिस्तान ने उठा लिया कि अब तो कश्मीर है ये, तो यहाँ पे तो मुस्लिम ज्यादा हैं, तो अब कैसा होगा। तो पाकिस्तान कश्मीर को हड़पना चाहता था। तो इसी का फायदा उठाकर 24 अक्टूबर 1947 को, जैसे इंडिया आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और कुछ दिन के बाद ही 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की तरफ से 5000 कबीलाई बोलते हैं ना उनको, कबीले में रहने वाले लोग, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पे भाई अटैक कर दिया। लेकिन वो एक्चुअली कबीले के लोग नहीं थे, वो क्या थे, वो थे पाकिस्तानी सैनिक थे भाई, पाकिस्तानी सोल्जर थे। अब राजा हरिश्चंद्र, तो भाई ये देखिए, जो यहाँ का राजा हरिश्चंद्र जी था, वो घबरा गया, वो भागा भागा भारत सरकार के पास आया कि अब क्या होगा क्या होगा। तो उसने भाई भारत सरकार से एक सहायता मांगी, लेकिन भारत सरकार सहायता बोली, हम देंगे, आपकी सहायता तो करेंगे, लेकिन इसके बदले में आपको लिखित में ये देना पड़ेगा कि जम्मू एंड कश्मीर भारत के साथ मिलेगा। तो वो रेडी हो गया। तो 28 अक्टूबर को उसने भारत सरकार के साथ एक अनुबंध किया, एक संधि किया। तो उस पर लिखित में उसने हस्ताक्षर करके दिया। तो इसमें हुआ क्या था कि कोई भी डिफेंस का मामला होगा उस स्टेट का, कोई भी संचार का मामला होगा, कोई भी विदेश का यानी दूसरे देश से बात करने होगा, उसमें वो सीधे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसमें भारत सरकार ही वो होगी। तो ये भाई लिखित में उन्होंने उनको ये दे दिया। तो भारतीय सेना तो वहां पे पहुंच गई सीधा, और तकरीबन 31 दिसंबर 1940 तक ये युद्ध चला भाई। और पाकिस्तान के जो सैनिक वैनिक आए थे उनको उखेड़ दिया भाई। इस बीच में हमारे प्रधानमंत्री कहाँ पहुंच गए, यूएन में। तो शांति समझौता हो गया कि जो जिस देश की सेना जम्मू कश्मीर में अभी जहां तक है वो वहीं रहेगी,
और जो जहाँ पर वहाँ, तो इसमें इसमें हुआ क्या, 2/3 हिस्सा तो भारत के हिस्से में आया और 1/3 हिस्सा किसके पक्ष में आया, वो आया पाकिस्तान के में। तो जो पाकिस्तान के हिस्से में हिस्सा गया जम्मू एंड कश्मीर का, उसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं भाई। ठीक है, ये देखिए, महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर, जिसके बाद भारतीय सेना कबीलात लड़ाकों को खदेड़ने लगी। 31 दिसंबर 1948 को, ये देखिए, जंग खत्म हुई तो जम्मू कश्मीर 2/3 हिस्सा भारत के पास था और 1/3 पाकिस्तान के पास था। ठीक है, अब हुआ क्या, जुलाई 1949 में ना शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल बेग, मोतीराम बागड़ा और मसूदी को संविधान सभा का हिस्सा बना गया। आर्टिकल 371 पर चर्चा हुई। 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 भारत के संविधान में शामिल हुआ, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। तो भाई क्वेश्चन ये बनता है कि आर्टिकल 370 भारत के संविधान में कब शामिल किया गया था, तो ये शामिल किया गया था 17 अक्टूबर 1949 को, क्योंकि तकरीबन भारत का संविधान तो बन ही गया था उस टाइम पे, इसको लास्ट में ही शामिल किया गया था। और भारत के संविधान को बनने में कितना दिन लगा था भाई, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था भाई। ठीक है, तो वहां के लिए एक जो संविधान सभा बनाई थी ना जम्मू कश्मीर के लिए, तो इन लोगों को लिया गया था उस संविधान सभा में। आगे देखिए फिर, तो आर्टिकल 370 की क्या विशेषताएं थी, इसमें हुआ क्या क्या था, ये देखिए। जेएंडके को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। दे जस्ट गोट द स्पेशल काइंड ऑफ द स्टेटस अलाउ स्टेट असेंबली टू मेक इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। इस स्टेट को था ना अपनी खुद का एक संविधान बनाने के लिए पावर दे दी गई भाई। सेपरेट सेट ऑफ लॉ फॉर स्टेट्स रेजिडेंट सच एज सिटीजन। तो वहां की जो संविधान सभा थी वो खुद ही डिसाइड करेगी कि जम्मू एंड कश्मीर का नागरिक कौन होगा कौन नहीं होगा, ये इनको दे दिया गया भाई। इनके जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो अलग होंगे और इनके प्रॉपर्टी के अधिकार होंगे ना तो वो भी अलग होंगे। दूसरा ये कह दिया कि सिटीजन फ्रॉम अदर स्टेट्स कैन नॉट परचेज लैंड और प्रॉपर्टी इन दिस स्टेट। दूसरा ये भी कह दिया भाई कि कोई भी दूसरे स्टेट का ना व्यक्ति इस स्टेट में आके जमीन नहीं खरीद सकता। जैसे मान लो हम हैं, हिमाचल से हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से, यूपी से हैं, तमिलनाडु से, केरला से, कोई भी स्टेट का आदमी भाई इस आर्टिकल 370 के तहत वहां जम्मू एंड कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता। फिर कह दिया सेंटर कैन नॉट डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 370 इन द स्टेट। और ये कह दिया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है ना जब, इसमें क्या कह सकता है कि इसमें यहाँ पे आर्टिकल 360 के अंडर में ना प्रेसिडेंट है ना वो फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा सकता। कहाँ पे, इस स्टेट में, बाकी स्टेट में लगा सकता है भाई। जो वित्तीय आपातकाल होता है ना आर्टिकल 360 यहाँ पे लगता ही नहीं है भाई इस स्टेट में, बाकी सब जगह लग जाएगा। चाहे भाई देश में नाश हो जाए, पिसा है नहीं है, लेकिन भाई वो जम्मू एंड कश्मीर पे लागू होता ही नहीं है भाई। ठीक है, ये पावर दी गई थी। फिर हुआ क्या, 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन हुआ। इसका काम जम्मू कश्मीर का संविधान बनाना था और भारत की संसद से पारित संविधान राज्य में लागू हो गए या नहीं हो गए ये तय करना था। तो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन कब हुआ, 1951 में। तो इसका क्या काम हुआ था कि जो भारत की संसद है ना, इंडिया संसद, उसके जो कानून है, जो संविधान है, उसका लागू होंगे कि नहीं लागू होंगे क्या जम्मू एंड कश्मीर में, उसकी देख रेख करना था। तो 14 मई 1954 को संविधान में जो आर्टिकल 35 है ना वो जोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की जिम्मेदारी राज्य की विधानसभा को दी गई। तो इसमें क्या बोला कि 14 मई 1954 को संविधान में अनुच्छेद 35A को जोड़ा, जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की जिम्मेदारी राज्य को दी। तो इस आर्टिकल के तहत दिया गया कि भाई यहाँ की विधानसभा ना वो वहाँ की संविधान सभा ना वो डिसाइड करेगी कि जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी कौन है कौन नहीं है, और यहाँ पे ये पता करेंगे कि वो भारत ने जो संविधान बनाया है कि लागू करना है कि नहीं करना है। और 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ और इसके बाद संविधान सभा भाई भंग कर दी। इन्होंने ऐसे अपने लिए जो आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 ये बनाए और जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिए। इसके बाद संविधान सभा को इन्होंने भंग कर दिया भाई।
तो इसमें क्या क्या इनको मिला था देखिए, स्पेशल, देखिए भाई, स्पेशल पावर ले ली भाई जेएंड के लिए, ड्यूल सिटीजन ले ली भाई, इंडिया की नागरिकता भी मिल गई और जेएंड के की मिल गई, सेपरेट झंडा मिल गया इनको, ठीक है भाई, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। आर्टिकल जो 360 था फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला, वो भी यहाँ पे लागू नहीं होगा भाई। नो रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटी सच एज हिंदू एंड सिख, ना तो हिंदुओं को और ना सिखों को कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा। इंडियन सिटीजन फ्रॉम अदर स्टेट कैन नॉट बाई, ना तो दूसरे स्टेट के जो व्यक्ति हैं यहाँ पे जमीन खरीद सकते हैं। आरटीआई यहाँ पे लागू नहीं होगा भाई, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर 6 ईयर, जो विधानसभा की तो वहां पे कितने दिन का होगा, 6 साल का होगा। बाकी जगह कितने साल का होता है, 5 साल का होगा। लेकिन ये बोले कि जम्मू एंड कश्मीर की जो विधानसभा के चुनाव है ना, वो कितने हो गए यहाँ पे, 6 साल का होगा। अगला पॉइंट बोला, इफ ए वुमन फ्रॉम जेएंड के मैरिज आउट ऑफ स्टेट सी वुड लूज द सिटीजन ऑफ द स्टेट। ये कह दिया स्टेट के, यदि जम्मू कश्मीर की कोई भी लेडीज मान लो दूसरे स्टेट के आदमी से शादी करती है तो वो जम्मू कश्मीर की नागरिकता को खो देगी भाई, ठीक है। पंचायत राज यहाँ पे जो लागू होता था वो इस यहाँ पे होता ही नहीं था, दूसरे स्टेट में था पर यहाँ पे नहीं था, ठीक है। राइट टू एजुकेशन वाज नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे राइट टू एजुकेशन लागू भी नहीं था, बाकी सब स्टेट में था लेकिन यहाँ पे नहीं था। अब हुआ क्या है देखिए, अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे इस टाइम पे, जिसके लिए उन्होंने संविधान सभा की सहमति के आर्टिकल 370 में बदलाव का अधिकार केंद्र को दिया, ठीक है। तो किसने लागू किया था, उन्हें। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने आर्टिकल 370 को निष्कर्ष राज्यसभा में लेके आए थे ये लोग पहले, ठीक है। फिर 9 अगस्त को संसद ने जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया, जिसमें राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। इन फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई। 28 अगस्त 2019 को उस वक्त के चीफ जस्टिस कौन थे, रंजन गोगोई ने 5 जजों की संविधान पीठ दे दिया। जैसे ही भाई मोदी सरकार ने ये वो लेके आया था, लोगों को चिढ़ मच गई कि ऐसा नहीं हो सकता, तो कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया, पेटिशन डाल दी कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई नहीं हटा सकता 370 को और 380 को। तो लोग वहां पे पहुंच गए। लेकिन भाई मोदी सरकार ने देखो ये कैसे किया था, ये बड़े तगड़े तरीके से किया था। देखिए बहुत तगड़े तरीके से ये खेल कैसे स्टार्ट हुआ था, ये देखिए 27 जुलाई 2019 को सेंटर ने क्या किया, 10,000 सैनिक भेज दिए भाई पैरामिलिट्री के, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। और इसके बाद फिर भेज दिए 28,000 ट्रूप्स फिर भेज दिए। तो फारूक अब्दुल्ला है वो घबरा गया, बोला कश्मीर में तो कुछ कांड होने वाला है। वो पीएम मोदी से मिला, बोला क्या होगा साहब, इतने सैनिक क्यों भेज रहे हैं। तो ये खबर फिर फैला दी गई कि पाक मेड माइन फाउंड अलोंग अरुणाचल अमरनाथ यात्रा। तो इतने उस टाइम पे अमरनाथ यात्रा था कि पाक मेड वाले जो है ना माइन मिले हैं, कि माइंस की वो मिले हैं जो हैंड माइंड होते हैं ना। तो इसके बाद यात्रा करते की यात्रा को, अमरनाथ यात्रा को थोड़े दिन के लिए ठहरा दिया गया भाई, ठीक है। फिर स्टेट लीडर मीट जेएंड के गवर्नर सत्यपाल, उस टाइम पे जो यहाँ का गवर्नर होता था सत्यपाल मलिक था, वहाँ के जो भी लीडर वीडर नहीं ना, जैसे महबूबा मुफ्ती वगैरह ये तो अंदर ही थे, ये सब मिला कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतने सोल्जर क्यों भेज दिए यहाँ पे। तो फिर 3 अगस्त को देखे भाई 43 लॉन्ग डे जो मैचाल यात्रा थी ना किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, उसको भी बंद कर दिया भाई। फिर 3 अगस्त को अमर अब्दुल्ला मिला जेएंड के गवर्नर सत्यपाल मलिक से, बोला ये इतने सोल्जर क्यों आ रहे हैं जेएंड के में। फिर 6200 टूरिस्ट थे, उनको वापस भेज दिया कश्मीर वैली से कि आप लोग यहाँ जाओ, क्योंकि इतने सोल्जर आ रहे थे। किसी को पता तो था ही नहीं कि 5 अगस्त को भाई कि राज्यसभा में ये कानून लेके आएंगे। तो फिर डिफेंस स्पोक्सपर्सन से आर्मी फाइल अटैक पाकिस्तान, तो एक खबर फैला दी गई कि पाकिस्तान की जो बैट है ना, बैट होती है, ये बैटल एक्शन फोर्स होती है उनकी, बैटल एक्शन टीम ही होती है जो उनके बॉर्डर पे रहती है। उन्होंने बोला कि वो आए हैं और भारतीय सेना ने उनको मार दिया, आप उनकी बॉडी ले जाओ।
लेकिन पाक टोल टू टेक बॉडीज, ये देखो 4 अगस्त को ये बता दिया। और उस टाइम पर भाई इरफान पठान भी गया हुआ था। इरफान पठान जो क्रिकेटर है ना पाकिस्तान अपना इंडिया का, वो भी गया हुआ था 100 क्रिकेट। उसको ही बोला कि आप जाइए वापस दिल्ली में चले जाइए। तो अमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती एंड सजाद लोन है ना, जो प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट, इनको अरेस्ट कर लिया गया था भाई हाउस, ताकि पंगा ना करे। क्योंकि अमर अब्दुल्ला ये सब, महबूबा मुफ्ती ये सेपरेटिस्ट है ना, अलग आज़ाद कश्मीर की डिमांड करते हैं। इंटरनेट मोबाइल सर्विस और सब बंद कर दिया। और वहाँ पे धारा 144 लागू कर दी गई भाई। 2 से 3-4 आदमी इकट्ठे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो बड़ा ही तगड़े तरीके से वहाँ पे प्लान किया गया भाई। ठीक है। तो अब इतने सारे लोगों ने फिर क्या किया भाई, आईएएस साहब फैसले से में बहुत सारे लोगों ने क्या किया। एक तो आईएएस साहब फैजल थे, 2 दर्जन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर दी कि ऐसे कैसे कर सकते हैं मोदी सरकार। मार्च 2020 में 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र के फैसले के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली इस याचिकाओं को 7 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया। अक्टूबर 2020 से सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 खत्म करने के राष्ट्रपति का आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही है। 14 दिसंबर 2022 को सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने एक बार फिर से 5 जजों की पीठ बनाकर सुनवाई की बात कही है भाई। 11 जुलाई 2023 को डीवाई चंद्रचूड़ ने 2 अगस्त से 5 जजों की पीठ के सामने रेगुलर बेसिस पर चली थी ये कार्रवाई। ठीक है। और इस जो ये निर्णय दिया ना भाई, डिसीजन दिया है, इस निर्णय को किसने पढ़ा है, इसको सुनाया था किसने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, इसने पढ़ के सुनाया था। लेकिन ये वाले संवैधानिक पीठ थी, इतने जज थे इसमें, 1 2 3 4 5 जस्टिस BR गैवी थे, जस्टिस SK कौल थे, जस्टिस संजीव खन्ना थे और जस्टिस सूर्यकांत थे। और लास्ट में उन्होंने एक आयोग बनाने की भी वो की है कि जो अन्याय हुआ था कश्मीरी लोगों पे, उसके प्रति भी वो बनाया जाए भाई एक आयोग। तो इस तरीके से वो हुआ भाई। और इस पक्ष में जो सरकार की तरफ से इस केस को लड़ा वो था भाई अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमनी, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी भी। अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल ये क्या होते हैं भाई, ये होते हैं सरकार की तरफ से जो वकील होते हैं ना, उनको बोला जाता है भाई। ठीक है। अटॉर्नी जनरल, सोलिसिटर जनरल जो सरकार की तरफ से सरकार का केस लड़ते हैं ना, उनको बोला जाता है ये। ठीक है। और जो सरकार के अगेंस्ट में थे वो कौन कौन थे, वो थे कपिल सिब्बल जी थे, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह और दुष्यंत देवे थे भाई। तो यही वाले वो सिस्टम थे भाई। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।